महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही सभी दलों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दोनों ही राज्यों में एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार है, जबकि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हालांकि दोनों ही राज्यों में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए और इंडी गठबंधन में बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश जरूर की जा रही है। पहले लोकसभा फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इधर इंडी गठबंधन की तैयारी भी तेज हो गई है। तो कैसे दोनों अलायंस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, यह आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। झारखंड में सहयोगियों के साथ मैदान में बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव बीजेपी को यहां पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बूस्टर दिया है। नेताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। पार्टी को लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। झारखंड में बीजेपी का मुख्य मुकाबला सत्ता पर काबिज जेएमएम कांग्रेस अलायंस से है। बीजेपी इस बार ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। 2019 में बीजेपी ने अकेले झारखंड में चुनाव लड़ा था, जबकि जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी से अलायंस किया था। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और इस अलायंस ने 47 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत मिली थी। उस वक्त बीजेपी के सीएम रघुवर दास खुद चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के बागी सरयू राय ने जमशेदपुर ईस्ट सीट से चुनाव हराया था। झारखंड में बड़े मुद्दे। झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन है। सीएम सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। वो जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है और चंपई सोरेन की नाराजगी को कैश कराने की जुगत लगा रही है। दरअसल जब हेमंत जेल में थे तब पार्टी ने चंपई को नया सीएम बनाया था। हालांकि 5 महीने बाद जब हेमंत रिहा हुए तो चंपई को कुर्सी छोड़नी पड़ी और नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अब चंपई की मदद से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। झारखंड में आदिवासी वोटर किसी भी चुनाव का निर्णायक फैक्टर होते हैं। सोरेन और जेएमएम ने इस वोट बैंक को मजबूत किया है, लेकिन बीजेपी भी इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता चुनावी मुद्दे हैं। विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की पूरी कोशिश करेंगी। झारखंड में हेमंत के सामने चुनौती। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के सामने 5 साल की सत्ता विरोधी लहर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेएमएम को इसका नुकसान उठाना पड़ा। भ्रष्टाचार और आदिवासी बहुल इलाकों में तेजी से बदलती आबादी की तस्वीर का मुद्दा भी गर्म है। बीजेपी धर्मांतरण को लेकर भी हमलावर है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में फंसे हैं। हालांकि जेएमएम और हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, लेकिन ये दांव कितना सफल होगा ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर है। उसका चुनावी प्रदर्शन और गठबंधन की मजबूती बड़ा फैक्टर रहेगा। बीजेपी ने झारखंड में आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद उड़ीसा में मोहन मांझी को सीएम बनाया और हाल ही में चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री कराई। माना जा रहा है कि बीजेपी इस समुदाय पर खास ध्यान दे रही है, जो चुनावों में बड़ा फैक्टर रहेगा। महाराष्ट्र में क्या है बड़े मुद्दे। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गर्म है और विपक्षी दल इसी के सहारे बीजेपी महायुति सरकार को घेरने में लगी है। पिछले 6 महीने से मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर रहा है, जबकि यहाँ पर ओबीसी समुदाय इस मांग के खिलाफ है और दोनों समुदायों की लड़ाई नहीं थम रही है। सरकार सुलह का फार्मूला नहीं निकाल पाई है। इस बीच धनगर समाज भी आदिवासी दर्जा देने की मांग करने लगा। इधर एसटी वर्ग ने धनगर समुदाय की इस मांग का विरोध किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन को नेतृत्व देने वाले मनोज जरांगे पाटिल का राजनीतिक रुख कई विधानसभा क्षेत्रों में असर डाल सकता है। बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल और बीच का रास्ता निकालने की भी चुनौती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में किसान आंदोलन और उनकी समस्याओं का असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। किसानों के मुद्दे हर पार्टी के लिए अहम चुनावी फैक्टर रहेंगे। 5 साल में कितना बदला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे सीएम हैं, एनसीपी प्रमुख अजित पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र में 2019 चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार उथल पुथल देखने को मिली।
बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद बढ़ा और उद्धव ठाकरे अलग हो गए। इस बीच बीजेपी ने अजीत पवार से डील फाइनल की और 23 नवंबर 2019 की सुबह शपथ ग्रहण हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। ये सरकार 80 घंटे ही चल सकी और अजीत पवार पाला बदला और महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन गए। महाविकास अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई और इस सरकार में भी अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया। जून 2022 में एकनाथ शिंदे समेत दूसरे विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी और बीजेपी के पाले में चले आए। महाविकास गठबंधन सरकार यहां पर गिर गई और बीजेपी के समर्थन से शिंदे नए सीएम बने। साल भर बाद यानी जून 2023 में एनसीपी में भी टूट हो गई और अजीत भी एनडीए सरकार का हिस्सा बन गए। फिलहाल अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और 1 शिवसेना और 1 एनसीपी बीजेपी अलायंस के साथ है। दूसरी शिवसेना और दूसरी एनसीपी कांग्रेस अलायंस का हिस्सा है। अब विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। माना जा रहा है ये नेता उद्धव की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उद्धव सेना के इन नेताओं का कहना है कि वो वैचारिक रूप से बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। राज्य में बीजेपी का खेमा मजबूत हुआ है और शिवसेना का परंपरागत वोट बैंक अब बढ़ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीतिक शक्ति पिछले कुछ सालों में कम हो गई है, लेकिन राज ठाकरे अभी भी कुछ हद तक मराठी वोटर्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। 5 साल में झारखंड में बड़े बदलाव। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को हराकर सरकार बनाई। हेमंत सोरेन सीएम बने। जेएमएम का आधार आदिवासी वोटर है जो काफी मजबूत है और सरकार ने अपनी नीतियों से इस बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की। बीजेपी अब विपक्ष में है। हाल के सालों में राज्य में बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत है। झारखंड में विपक्षी दलों ने हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार बच गई। वहीं विपक्षी एकजुटता का प्रभाव झारखंड में आने वाले चुनावों में देखा जा सकता है, खासकर अगर बीजेपी कोई बड़ा गठबंधन करती है। वहीं हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर गैर कानूनी यानी इलीगल माइनिंग और जमीन घोटालों के आरोप लगे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सोरेन सरकार अभी स्थिर है, लेकिन भविष्य में ये मुद्दे उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। महाराष्ट्र में कौन कितना मजबूत। महाराष्ट्र चुनाव न सिर्फ महायुति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महाविकास अघाड़ी की प्रतिष्ठा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2023 में जिस तरह उद्धव के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिरी, उससे गठबंधन की साख प्रभावित हुई। एमवीए ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिवसेना में टूट कराई, जिसके कारण उद्धव को इस्तीफा देना। इस चुनाव के जरिए विपक्षी गठबंधन अपनी उस हार और सरकार गिराने का बदला लेना चाहेगा, जिससे वो विश्वासघात का नाम देता आ रहा है। यानी शिंदे को यहाँ पर लगातार गद्दार कहा जा रहा है। लड़की बहन योजना तुरुप का पत्ता। लोकसभा चुनाव में महायुति को जितनी सफलता की उम्मीद थी, उतनी नहीं मिली। इंडी गठबंधन ने जबरदस्त वोट शेयर और रिकॉर्ड सीटें हासिल की। उसके बाद महायुति सरकार ने रणनीति बदली और पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए, चाहे वो लड़की बहन योजना हो या युवाओं को भत्ता देने की योजना। और यहाँ पर कई माध्यमों से लोगों के बैंक खातों में पैसा आ गया। इससे महाविकास अघाड़ी के सामने चुनौती बढ़ गई है। देखना यह है कि लोग 5 साल के राजनीतिक भूचाल, विचारधारा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सूखा और राजनीति में नैतिकता के आधार पर वोट देंगे या फिर आरक्षण, जातीय समीकरण और नए गठबंधन को स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी मजबूत। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी 1-2 दिन में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां बीजेपी की तरफ से 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, लेकिन अभी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जबकि झारखंड में 67 से 70 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए जाने पर मंथन जारी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के प्रमुख चेहरा हैं। उनकी छवि और मराठा समुदाय के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश महत्वपूर्ण है। शरद पवार अब भी महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं। ये महाविकास अघाड़ी की तरफ से मैदान में है। उनकी पार्टी का बंटवारा हुआ उनकी रणनीति चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट अब महाविकास अघाड़ी में शामिल है। उनकी छवि और मराठा वोट बैंक में उनके समर्थन की कमी या मजबूती एमवीए के चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नाना पटोले मैदान में डटे हैं।
झारखंड में हेमंत सोरेन प्रमुख चेहरा है और उनकी आदिवासी समर्थक नीतियों और यहाँ पर जमीनी विवादों से जुड़े कानूनी मामले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल हैं। वो झारखंड में बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी के बड़े चेहरा हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका आदिवासी समाज में बड़ा समर्थन है और उनका प्रभाव व्यक्तित्व जो है वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस तरह ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के प्रमुख नेता सुदेश महतो का राज्य के कुछ हिस्सों में अच्छा खासा जनाधार है। उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और गठबंधन की स्थिति को देखते हुए वो चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी ये वो समीकरण है जो महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों ही जगह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको यहाँ पर सिंहासन तक पहुंचाती है और किसको विपक्ष में बैठाती है। ये 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।